भारत माता की वंदे मातरम। जवानों, 111 स्टडी पॉइंट में पुनः आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सभी जवानों को जो पूरे मन से अध्ययन करते हैं। 111 स्टडी पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आप फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश की जादुई क्लासें ले सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस, एफकेट की शानदार तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर 111 स्टडी पॉइंट जवानों, आपका सभी का स्वागत करता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या था जवानों? टॉपिक क्या था जवानों? वन डायमेंशन मोशन में क्या टॉपिक चल रहा था? आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक चाल पर चर्चा हो रही थी विस्तार से। दार्शनिक चाल पे चर्चा हो रही थी विस्तार से जवानों, और वहां हमने देखा था कि दार्शनिक चाल को मापने का उपकरण था स्पीडोमीटर, मैंने चर्चा की थी। उसके बाद हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों औसत चाल। कौन सी चाल जवानों? औसत चाल, एवरेज स्पीड। जुमला, अरे जुमला जानते हो क्या? एवरेज स्पीड भाई साहब। औसत चाल, बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार करने हैं औसत चाल से संबंधित। पहले तो सूत्र पे चर्चा करेंगे बेटा। सपोज करो ये कोई बिंदु B है, ये कोई बिंदु A है। ध्यान दो, अरे ध्यान दे रहे हो क्या? इसके 3 भाग कर दो बेटा। D1 दूरी, D2, D3। T1 समय में तय की, ये T2 समय में तय की, और ये T3 समय में तय की। कोई कण A से B तक पहुंचता है, अलग अलग दूरियां अलग अलग समय में तय करता है और अलग अलग चाल से तय करता है, V1, V2 और V3 से। चित्र बनाते जाओ और समझते जाओ धीरे धीरे। औसत चाल बराबर कुल दूरी, कण द्वारा तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, कुल समय। ये फार्मूला है जवानों, कुल दूरी बटे कुल समय का औसत चाल कहते हैं जिसे। ध्यान दो, V एवरेज बराबर D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। ये सूत्र लिख लो बेटा और इसको याद भी कर दो। इसको याद भी कर दो बेटा तुम, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा मामला आपको यहां देखने को मिलेगा। ध्यान देंगे। औसत चाल टाइप ऑफ एवरेज स्पीड। प्रकार, औसत चाल के प्रकार।
औसत चाल के प्रकार जवानों। दो प्रकार है बेटा, दूरी औसत चाल, दूरी औसत चाल, समय औसत चाल, समय औसत चाल। दूरी औसत चाल और समय औसत चाल, ध्यान दो। दूरी औसत चाल किसे कहते हैं, समय औसत चाल किसे कहते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान दो बेटा। दूरी औसत चाल में ये जो कंडीशन मैंने बताई बेटा आपको, d1 दूरी तय की t1 समय में और v1 चाल से, d2 दूरी तय की t2 समय में v2 चाल से, और d3 दूरी तय की t3 समय में v3 चाल से। ये बात आपने देखी बेटा, ध्यान दो, अरे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। वापस पढ़ा देता हूँ, रटना नहीं है। d1, d2, d3, t1 समय में, t2 समय में और t3 समय में, v1 चाल से, v2 चाल से, v3 चाल से कोई पार्टिकल ये सब डिस्टेंस तय करता है। तो v एवरेज बराबर क्या होगा बेटा, कुल दूरी d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम इंटरवल t1 प्लस t2 और प्लस t3। ये फार्मूला है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं इसको, ये काम आएगा आपके। देखो v1 इक्वल टू क्या होगा, d1 अपॉन t1, और v2 इक्वल टू क्या होगा बेटा, d2 अपॉन t2, और v3 क्या होगा, d3 अपॉन t3। यहां से t1 बराबर बताओ, d1 अपॉन v1, t2 बराबर d2 अपॉन v2, t3 बराबर क्या आएगा बेटा, d3 अपॉन v3। आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा क्या, आना तो पड़ेगा इसको। समीकरण 1 में ध्यान दो, v एवरेज बराबर, डिस्टेंस तो एज इट इज रहने दो बेटा, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 की वैल्यू बताओ बेटा, d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2 प्लस d3 अपॉन v3, ये सब मान रख देंगे। अब इस फार्मूले में डोमिनेंट देखो बेटा, डिस्टेंस डोमिनेंट है। इस फार्मूले को दूरी औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दूरी औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दूरी औसत चाल का फार्मूला। अब इसमें दो कंडीशन मैं आपको बता देता हूं, आपके लेवल पे काम आएगा। दो कंडीशन है बेटा इसमें। ये दो कंडीशन क्या है, ध्यान दो। मिटा डालो, मिटा डालो, मिटा डाला क्या,
मामला फिर देखो, अगर कोई पार्टिकल बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचता है और ये जो दूरी है ये 3 बराबर भागों में डिवाइड है, d/3, d/3 और d/3, और v1 और v2 और v3 चाल से तय करता है। कुल दूरी 3 बराबर भागों में डिवाइड है और v1, v2, v3 चाल से वो तय करता है। तो उस स्थिति में उस कण की औसत चाल निकालना चाहते हैं तो d1 की जगह d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 अपॉन d/3 अपॉन v1, d/3 अपॉन v2 प्लस d/3 अपॉन v3 कॉमन, ये d/3 जुड़ करके क्या होगी बेटा, ये तो d बन गया, d/3 कॉमन, 1 अपॉन v1, 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, ये बच गया अंदर। d से d कैंसिल और 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो फार्मूला क्या बन गया, v एवरेज का फार्मूला बन गया बेटा 3 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। एक तो बन गया ये फार्मूला। इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, लघुत्तम लेकर के एलसीएम लेके सोल्व करेंगे बेटा इसको। ध्यान दो, v एवरेज बराबर 3 अपॉन v1 v2 v3 एलसीएम, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1 एलसीएम लेके ये सोल्व हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा ऊपर। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 3v1 v2 v3 अपॉन यही क्रम v1 v2 v2 v3 v3 v1 ऐसे करके v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। यस जवानों, अरे हो गया क्या, पहचान लिया क्या, फार्मूला क्या बन गया। अगर कुल दूरी 3 बराबर भागों में बटी हुई है और v1 v2 v3 चाल से तय की जाती है तो कण का औसत वेग या औसत चाल होगी 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। सोल्व कर दोगे क्या, अरे जचा दोगे क्या, न्यूमेरिकल सोल्व कर दोगे बेटा। फार्मूला क्या बन गया, 3 इक्वल डिस्टेंस का और एवरेज स्पीड का 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। यस और नो, बार बार लिख करके याद कर दो इसको, घबराने की जरूरत नहीं है, ये जुमला नहीं है, ये जुमले वाली फिजिक्स नहीं है जवानों। जुमला फेंक, जुमला फेंक अभियान, ध्यान देंगे, जुमला फेंक अभियान ध्यान देंगे। अगर कुल दूरी 2 बराबर भागों में बांटी जा रही है और v1 v2 चाल से तय की जा रही है तो उस स्थिति में उन 2 बराबर भागों के लिए कण की औसत चाल कैसे निकलेगी उस पे भी चर्चा कर लेते हैं। चाय पे चर्चा, मन की बात कर लें क्या, अरे मन की बात कर लें क्या, मन की बात तो करनी पड़ेगी जवानों। अरे मन की बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, मन की बात कमरे में होती है और अपने द्वारा निर्धारित किए गए कुछ लोगों के साथ ही होती है मन की बात। भाई और बहनों, अगर कुल दूरी 2 बराबर भागों में बटी हुई है, जैसे हमें जयपुर से दिल्ली जाना है
और बीच में कौन आता है? कोटपुतली बीच में आता है। सपोज करो तो जयपुर से कहां जाना है? दिल्ली जवानों। आजकल दिल्ली में पहुंच रहे हैं लोग, तो दिल्ली से जयपुर जाना है या जयपुर से दिल्ली जाना है, दो बराबर भाग। कोटपुतली कोट, d/2 दूरी तय की, d/2 दूरी तय की। ये यहां v1 चाल से की, ये v2 से की। लगा दो फार्मूला v एवरेज का। v एवरेज बराबर d/2 प्लस d/2 अपॉन v1 प्लस d/2 अपॉन v2। खोल दो जवानों। d/2 प्लस d/2, d/2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा? अंदर क्या बचा जवानों? अंदर बहुत कुछ बचा है, ध्यान से देखो। d से d कट गया, 2 कहां गया? ऊपर। फार्मूला बन गया 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अंदर का मामला सोल्व करेंगे। v एवरेज इतना इजी नहीं है अंदर का मामला सोल्व करना जवानों। v1 प्लस v2 लघुत्तम सबको आता है, ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाने के बाद 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, भूलना नहीं है। ये दो बराबर दूरियों के बीच का मामला। औसत चाल दो बराबर भागों में जब बटा हुआ होता है तो औसत चाल निकालने का तरीका क्या है? सूत्र क्या है? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये सूत्र है जवानों, जिसको कभी गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये जुमला नहीं है। v एवरेज बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इस पर बनता है। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा तब वहां पे इसको अप्लाई कर देना। और ये कब अप्लाई करना है? जब कुल दूरी दो बराबर भागों में बटी हुई हो और दोनों भागों को अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है। उस स्थिति में फार्मूला क्या हो गया औसत चाल का? क्या होगा बताएं? v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर 3 बराबर भाग है तो फार्मूला क्या होता है बेटा? 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। यस और नो? पढ़ते जाओ जोश में, आगे बढ़ते जाओ जोश में, आगे बढ़ते जाओ। अब मैं बात करूंगा समय औसत चाल की। अब मैं बात करूंगा समय औसत चाल की भाई साहब। टाइम एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड। भाइयों और बहनों आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग हाईवे उच्च मार्ग पर चलना है। उच्च मार्ग पर चलना है जवानों, निम्न मार्ग पर नहीं चलना है आपको। हाईवे पे चलना है। ए से बी तक चलना है आपको, हाईवे। वही 3 बराबर भागों में बटा हुआ मामला यहां नहीं लेंगे हम, अलग मामला लेंगे। d1 था, d2 था, d3 था, t1 t2 t3 v1 v2 v3 चाल से तय किया जा रहा है मामला। अरे याद आ रहा है क्या? v एवरेज बराबर d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम इंटरवल t1 प्लस t2 प्लस t3। पकड़ गए क्या? मुझे बताओ d1 बराबर क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी? v1 t1। d2 बराबर बताओ v2 t2। d3 बराबर बताओ v3 t3। पकड़ लिया क्या? अगर पकड़ लिया है तो रख दो यहां। v एवरेज बराबर
V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। आप इस फार्मूले में देख सकते हो टाइम डोमिनेंट है, टाइम ही टाइम दिखा रहा है, दूरी को समय के पदों में लिख दिया। इस सूत्र को समय औसत चाल कहते हैं। समय औसत चाल का फार्मूला है ये, समय औसत चाल का फॉर्मूला जवानों V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। आर यू गेटिंग? यू आर गेट बेटर थिंग्स। आगे बढ़ेंगे। तो फार्मूला क्या आ गया बेटा? V एवरेज बराबर V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। भाई साहब समझ लो बात को। केस फर्स्ट को कांट फर्स्ट भी कह सकते हो। कांट फर्स्ट पढ़ेंगे भाई साहब फिजिक्स में। कांट देखो, बी तक पहुंचना है, ए से चलना है, 3 बराबर भाग कर देंगे। यहां से यहां तक की दूरी V1 चाल से तय की जाती है, लेकिन टाइम लगता है T/3। इसमें भी T/3 और इसमें भी T/3। यस जवानों, ये V2 चाल से और ये V3 चाल से रखो। इसमें V एवरेज बराबर T/3 कॉमन, अंदर क्या बचा? V1 प्लस V2 प्लस V3, नीचे क्या बचा? T/3 तीनों को जोड़ दो। T/3 जोड़ करके T से T कट गया, क्या बचा? V एवरेज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3 दिख रहा है क्या? ये वाला बटे में है, डिवाइड में है ये। आर यू गेटिंग जवानों? तो अगर कुल यात्रा में लगने वाला समय 3 बराबर भागों में इक्वल है और V1 V2 V3 चाल से तय किया जा रहा है पथ, तो औसत चाल होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। अगर यही मामला आधे आधे समय में होता तो क्या आंसर आता? V1 प्लस V2 अपॉन 2। V1 प्लस V2 अपॉन 2 हो जाता बेटा। और 4 होता तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अपॉन 4। इजी है मामला, क्वेश्चन को छोड़ना मत। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें क्या? बढ़ना तो पड़ेगा जी। देखो जवानों, औसत चाल के बाद हम पढ़ेंगे वेग। क्या पढ़ेंगे बेटा? वेग पढ़ेंगे। इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी? The rate of change of displacement with respect to time is called velocity. What is velocity? Velocity is a derived physical quantity as well as it is a scalar quantity. Are you getting जवानों? अरे ये जुमला नहीं है, ये परिभाषा है वेलोसिटी की।
विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग। वेग एक अदिश राशि नहीं है, वेग सदिश राशि है। और भाई साहब, वेग, ध्यान दो, वेग आदिश नहीं है तो क्या है फिर? सदिश है। और वेग मूल मात्रक नहीं है, मूल भौतिक राशि। वेग व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो वेग को खोल के पढ़ेंगे पूरा। वेग एकांक समय में उत्पन्न या किसी कण द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होता है बेटा? वेग। तो वेग बराबर, एक बार ऐसे लिख लेते हैं इसको, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। सामान्य बात है ये, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। औसत वेग बराबर एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी औसत वेग v एवरेज इक्वल टू कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये आपको ध्यान रखना है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय होता है। कुल विस्थापन बटे कुल समय। जवानों ध्यान दो, कुल विस्थापन बटे कुल समय, औसत वेग। ध्यान दें, एक राज की बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, राज की बात। औसत वेग के बारे में राज की बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अगर कोई कण वर्तीय गति कर रहा है, 4 बराबर भाग, ए से चला, वापस पार्टिकल बी पे आ गया, आर त्रिज्या का वर्तीय पथ है। फोकस करेंगे जवानों, क्या फोकस करेंगे? एक कण वर्तीय मार्ग में घूम रहा है, आर त्रिज्या है उस वर्तीय मार्ग की, पथ की। ए से चला, वापस ए पे पहुंच गया, कण का औसत वेग होगा ए से चला, वापस ए पर पहुंचा, इस घटना को लेकर वी एवरेज औसत वेग होगा। जहां से चला वहीं पहुंचा, कुल विस्थापन 0, टाइम मान लिया टी लगा, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो बताओ औसत वेग 0 हो सकता है क्या? 100% शुद्ध बात है। औसत वेग 0 हो सकता है। नोट कर दो बेटा, नोट कर दो, औसत वेग 0 हो सकता है। स्टार लगा के क्या नोट करोगे? औसत वेग एवरेज वेलोसिटी कैन बी 0। औसत वेग 0 हो सकता है। एग्जाम्पल दे चुका हूं, वर्तीय गति में हो सकता है, हो
सकता है। किसी को डाउट है क्या? कभी औसत वेग शून्य हो सकता है क्या जवानों? आंसर क्या होना चाहिए? यस बेबी यस। वर्तीय गति में ऐसा संभव है। एक चक्र के लिए औसत वेग क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है भाई साहब। अगर मैं वर्तीय गति में एक चक्र के लिए औसत चाल की बात करूं तो औसत चाल देखें क्या? चलो देख लेते हैं। औसत चाल कुल दूरी बताओ एक चक्र में 2 पाई आर, और समय कितना टी लगा। ये जीरो है क्या? नहीं, जीरो जीरो नहीं है तो क्या है फिर? नॉन जीरो। जवानों खोल के स्टडी करो। जो जीरो नहीं होता वो क्या होता है? वो जो नॉन जीरो होता है। तो बताओ, औसत वेग शून्य हो सकता है लेकिन औसत चाल शून्य कभी नहीं हो सकती। नोट कीजिए, यह कॉन्सेप्ट नोट कीजिए। औसत वेग शून्य हो सकता है, औसत वेग शून्य हो सकता है, औसत चाल शून्य कदापि नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। क्या? जीरो। अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। नोट कर दो इसको। क्या नोट किया बेटा? औसत वेग शून्य हो सकता है, औसत चाल शून्य कदापि नहीं होगी। औसत चाल कभी जीरो नहीं होती है बेटा, रिमेंबर करना है आपको, ध्यान रखना है। ये बहुत ही जानदार बात है और ये कभी कभी निकलती है। कॉन्सेप्ट कभी कभी निकलते हैं बेटा। बात को समझे क्या? समझो बात को, पूरा करो सेंटेंस, समझो बात को और स्टडी करो रात को। रात को अध्ययन बहुत ही कारगर होता है जवानों। मोदी भी रात को ही अध्ययन करता है, रात को ही जुमले बनाता है वो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रात को जुमले बनाते हैं। ऐसे ही रात को कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं जवानों। आगे बढ़ेंगे। आर वेक्टर है स्थिति सदिश। आर वेक्टर क्या है? स्थिति सदिश किसी भी कण का, पार्टिकल का। इसका एक बार डिफरेंशियल कर दो, डी आर वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू तात्क्षणिक वेग। स्थिति सदिश का फर्स्ट डिफरेंशियल क्या देगा? तात्क्षणिक वेग देगा। Am I right? ध्यान दो, v तात्क्षणिक बराबर परिमाण, वेग का परिमाण, dr वेक्टर का परिमाण अपॉन dt। व्हाट इज दिस? वेग के परिमाण को चाल कहते हैं, बोलना नहीं है। वेग के परिमाण को क्या कहते हैं बेटा? चाल कहते हैं। यस और नो? याद आ रहा है क्या? आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। वेग के पास क्या है? परिमाण प्लस दिशा।
और दिशा किसके पास नहीं है? चाल के पास नहीं है। तो एक छोटा सा मामला समझ लो, परिमाण होता है चाल के पास और दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। वैसे सब मत होने दो दिशा, मत होने दीजिए दिशा। अगर वेग से दिशा छीन ली जाए तो क्या बचा? परिमाण। और परिमाण किसके पास होता है? चाल के पास। तो आप वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? वेग के परिमाण को, दूसरे शब्दों में वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। बोलना नहीं है बेटा। वेग के परिमाण को क्या कहते हैं बेटा? चाल कहते हैं। चाल कैसी राशि? अदिश। वेग कैसी राशि? सदिश। यस यस। नेक्स्ट मामला पढ़ेंगे त्वरण। क्या पढ़ेंगे बेटा? त्वरण। एक्सीलरेशन पढ़ेंगे बेटा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय ए वेक्टर। एक्सीलरेशन को ए वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। त्वरण को बहुत ही गहराई से स्टडी करेंगे जवानों, बहुत गहराई से स्टडी करेंगे। किसको? त्वरण को। ध्यान देते जाओ। ए वेक्टर इक्वल टू एवरेज डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। बंद कर लो, मामले को बंद कर लो भाई साहब। डेल्टा वी वेक्टर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर और डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1 खोल कर लिखेंगे। ए एवरेज वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बेटा। अगर v1 और v2 बराबर हो, देखो अगर v1 और v2 बराबर हो तो कट जाएंगे ये, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। अगर वेग समान हो तो त्वरण उत्पन्न नहीं होता। वेग के पास कितनी चीजें होती है बेटा? दो चीजें, परिमाण और दिशा। अगर दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा, और अगर परिमाण में परिवर्तन हो रहा है तो भी त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण उत्पन्न होने की कितनी बातें? दो तो यही हो गई। तीसरी कौन सी? अगर परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है तो भी त्वरण उत्पन्न होगा। यह बहुत ही खास बात, अंदर की बात बता रहा हूं जवानों। बोर्ड पे देखो, वेग के पास क्या है? परिमाण और दिशा। परिमाण नियत है, दिशा बदल रही है तो त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं? होगा। दिशा नियत है, परिमाण बदल रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा या नहीं? होगा। अगर दोनों बदल रहे हैं, परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रही है, तो उस स्थिति में भी त्वरण उत्पन्न होगा। इनके अलग अलग एग्जाम्पल देकर के मैं डिस्कस करूंगा जवानों। एम आई राइट? तो त्वरण उत्पन्न होने की कितनी कंडीशंस, कितने केस या कितने कांड? 3 कांड को लेकर त्वरण उत्पन्न हो सकता है। परिमाण नियत, दिशा परिवर्तित। परिमाण परिवर्तित, दिशा नियत। परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित। एम आई राइट?
इस कड़ी को आगे बढ़ाते जाएंगे जवानों। अगली क्लास में मैं तवरण को खोल के रख दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, लगातार जुड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगली क्लास में तवरण को खोलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जवानों।